तो इस वीडियो में हम गिरिराज न्यूज़पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे और एमसीक्यूज़ के माध्यम से देखेंगे अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे हाई लेवल एग्ज़ाम्स हों या फिर लो लेवल एग्ज़ाम्स। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इनफैक्ट पेड वीडियो जो है आपको फ्री मिल रहा है। पता है क्यों मिल रहा है? ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हों तो सफलता आपको मिले। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों केवल इम्पोर्टेंट मैसेजेस कीजिए, अदरवाइज़ काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं तो रिप्लाई करने में थोड़ी परेशानी होती है। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये बेसिकली एचपीयू से रिलेटेड है और कमेंट करके ज़रा बताना एचपीयू जो है इसके पहले कुलपति कौन थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 22 जुलाई 1970 की, तो एचपीयू एस्टेब्लिश की गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 22 जुलाई 2020 को कौन सा स्थापना दिवस जो है ये मनाया गया। तो एचपीयू का 51वां एस्टेब्लिश्ड डे मनाया गया। तो आपको ये अच्छे से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एचपीयू हो गया, एचपीटीयू हो गया, वाईएस परमार यूनिवर्सिटी हो गई, कृषि विश्वविद्यालय हो गया पालमपुर, उसके बाद हिमोत्कर्ष गर्ल्स कॉलेज। अब यहाँ पे हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनके सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा पर इसमें बल दिया जा रहा है। तो हिमोत्कर्ष गर्ल्स कॉलेज जो है इसका अधिग्रहण किया गया हाल ही में। तो कहाँ पे बात की गई है इसके अधिग्रहण की? तो जिला याद रखो, ऊना। उसके बाद दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मैं इस समय बात करूं 68% लगभग जो भूमि है हिमाचल की वहाँ वन फैले हुए हैं। और अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल जो क्षेत्र है वनों का, तो वो भी 20-25 या 30% के आसपास है। और जल्द ही सरकार बोल रही है कि 30% ये आंकड़ा हमने अचीव करना है कि जो आच्छादित वन है या फिर जो कवर है वनों का, उसको इंक्रीज करना है धीरे धीरे। तो क्वेश्चन है 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन जो है किस स्थान पर होगा या फिर किया जाएगा। और बेसिकली इसमें दोस्तों ये आयोजन होता है सीएम के द्वारा। ठीक है, और इसमें बेसिकली उद्देश्य यही होता है कि जो भी वन हैं हिमाचल प्रदेश में उनको अच्छे से संरक्षित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि स्थान वो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे इसका आयोजन हुआ या फिर होगा। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, शिमला। ठीक है, इसमें ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 71st स्टेट लेवल फॉरेस्ट फेस्टिवल। अब दोस्तों ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, ऐसा कोई गिरिराज न्यूज़पेपर आता ही नहीं जिसमें इसके बारे में वर्णन ना हो। बुजुर्गों को उनके घर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन मुहैया करवाई जाएगी, यह राशि है। तो इसमें न्यू चीज़ ये ऐड हुई है कि अगर कोई बुजुर्ग हैं यानी कि 70 साल से ऊपर हैं, आप सभी को पता है कि उन्हें इस पेंशन को प्राप्त करने में काफ़ी परेशानी आती है। अगर वो चाहते हैं कि उनको घर पर ही मिल जाए ये पेंशन, तो अब ऐसा भी होगा। हिमाचल सरकार तत्पर है इसके लिए। तो 1500 रुपये हर महीना बुजुर्गों को मिलता है 70 सालों से जो ऊपर हैं, चाहे जितनी भी इनकी इनकम हो, डजेंट मैटर। बाकी दोस्तों जो नॉर्मली 60 से ऊपर होते हैं उन्हें 1000 तक मिल रहा है, और बाकी विधवाएं जो हैं उन्हें भी 1000। बाकी 1500 जो है ये बुजुर्गों के लिए, और 2000 जो है ये वेरियस अन्य जो स्कीम्स हैं जैसे सहारा वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग ये राशियाँ मिलती हैं। जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में हिमाचल देश भर में अव्वल। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी हिमाचलियों के लिए। हिमाचल जल शक्ति मंत्री कौन है? तो क्वेश्चन ऐसे बनते ही रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में बेसिकली जो परिवहन मंत्री हैं या फिर जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है?
तो इसी तरह जल शक्ति मंत्री भी महत्वपूर्ण हैं, तो याद रखना महेंद्र सिंह इनका नाम है। और फटाफट से कमेंट करके बता दो ये जो महेंद्र सिंह है इनकी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, विधान क्षेत्र इनका क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दोस्तों कोविड-19 से रिलेटेड है और साथ में एजुकेशन से रिलेटेड भी है। कोविड-19 के दौर में कक्षा 9 से लेकर के 12वीं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन, दोस्तों ये जो ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाई जा रही थी ये बेसिकली दूरदर्शन से, रेडियो से, फ़ोन से, तो पढ़ाने एवं व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क देने के लिए कौन सी पहल की है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी देखते होंगे, अगर आप खुद पेरेंट हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, जो भी काम मिल रहा है व्हाट्सएप के थ्रू आपके बच्चों को यानी कि होमवर्क, तो इस अभियान या फिर इस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है। तो ये कौन सा कार्यक्रम है या फिर ये प्रोग्राम है, दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है हर घर बने पाठशाला। तो इसको भी अच्छे से देखो, किसी मेन एग्जाम में इसके बारे में जरूर लिखो कि कोविड-19 के चलते जो परेशानी आई उसका हल हमने हर घर बने पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत उसकी भरपाई की है। 24 सीटें जीतने के बाद डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने थे। दोस्तों ऐसा है 1952 या फिर 1951 की ये बात है। तो उस समय हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट सी स्टेट था, इसको याद रखना। इसका मतलब ये होता है कि होता तो स्टेट ही है लेकिन वैसी कंडीशंस नहीं होती जो आम इस समय स्टेट होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1956 में हिमाचल प्रदेश एक बन गया केंद्र शासित प्रदेश। तो आप सभी को पता है इसमें राज्यपाल वगैरह देखने को मिलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, ठीक है। तो उस समय फिर सीएम का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रही। फिर उसके बाद टेरिटोरियल काउंसिल आया, फिर उसके बाद 1963 में फिर से विधानसभा आई, लेकिन 24 सीटें जीती थी डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने सबसे पहले। 36 सीटें थी टोटल हिमाचल में उस समय। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये लड़ रहे थे चुनाव। तो ये बात है दोस्तों 24 मार्च 1952 की। और आप सभी को याद आया होगा कि विधानसभा गठित हुई थी। तो 24 मार्च 1952 को ही मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि चुनाव जो है ये पिछले साल भी चल रहे थे यानी कि 1951 में भी। तो पजल काफ़ी करता है एग्जामिनर, आपको बस ध्यानपूर्वक देखना है सब कुछ। और दोस्तों जैसे आप नोएडा यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार जी का जन्म कब हुआ था। तो 4 अगस्त 1906 याद रखना। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है ऑलरेडी कि डॉक्टर वाई.एस. परमार जी जो हैं ये एक सेशन कोर्ट जज थे सिरमौर में। और 1941 में लगभग इन्हें निष्कासित कर दिया गया था सिरमौर से, क्योंकि ये काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके थे गतिविधियों में, आंदोलनों में। तो इन्होंने क्या किया था, 1943 से लेकर के 1946 दिल्ली में हिमाचल हिल काउंसिल की स्थापना की थी। तो इसके प्रधान रहे थे। और टेरिटोरियल काउंसिल बता चुका हूं मैं आपको, 1963 विधानसभा बता चुका हूं। गिरी नदी जो है दोस्तों प्रमुख नदी है सिरमौर जिले की। इनफैक्ट सिरमौर को ये 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो गिरी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। और इसके ऊपर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं एंड सो ऑन। तो यमुना नदी की ये सहायक नदी है। यमुना नदी की बात करूं तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। और 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। टोंस नदी जो है ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और टोंस नदी की पब्बर नदी जो है ये सहायक नदी है। तो ऐसी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी पड़ेंगी अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है। नाको झील कहाँ स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों मैंने ट्रिक बताया हुआ है आपको, नाको चने जब जाते हैं जब किन्नौर की पहाड़ियों में जाते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर किन्नौर है। हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो किन्नौर को भूल जाओ, बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। हंगरंग घाटी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण घाटियां हैं किन्नौर में भी, ठीक है। तो इनको भी एक बार देख लेना अच्छे से।
और कमेंट करके बताते रहा करो किस तरीके के वीडियोस चाहिए, जो टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए हैं। तो जिस कमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे टॉपिक के नाम के ऊपर, उसी से रिलेटेड वीडियो मिलेगा देखने को चैनल पर। हिमाचल में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन लो लेवल एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे दोस्तों सारे एग्जाम्स कवर करने पड़ते हैं, चाहे लो लेवल हो या फिर हाई लेवल। तो स्पीति, ठीक है, अगर हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो 50 मिलीमीटर आपको ये आंकड़ा याद रखना है। काफ़ी कम बारिश होती है, ज़रा कमेंट करके बता दो कि धर्मशाला में कितने mm बारिश होती है सालाना। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि टफ भी है थोड़ा सा, आम स्टूडेंट्स के दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चैडविक वाटरफॉल जो है ये बेसिकली आपको समर हिल में देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कहाँ स्थित है या फिर किस जिले में स्थित है। तो अच्छे से याद रखना, ये शिमला में है और समर हिल मैंने आपको बता ही दिया। और ये क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड का फेवरेट है, बार बार पूछा जाता है। मंडी नगर में ब्यास नदी पर विक्टोरिया पुल का निर्माण जो है किस वर्ष करवाया गया था, तो आपको कमेंट करके उस शासक का नाम बताना है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। और जो भी क्वेश्चंस पूछता हूँ अगर उनके आंसर्स आप दे रहे हो तो आप सीरियस हो स्टडी को लेकर के, और आने वाले समय में आपके एग्जाम्स जरूर क्रैक होंगे। दोस्तों 1877 में ये पुल देखने को मिला था, ठीक है, विक्टोरिया पुल। तो ये मंडी में है। उसके बाद हरिराय मंदिर जो है किस जिले में स्थित है, तो ये भी पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मंदिरों से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पक्के होते हैं हाई लेवल एग्जाम्स में। स्थापत्य शैली यानी कि आर्किटेक्चरल स्टाइल्स पूछे जाते हैं। हरिराय मंदिर जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिल जाता है चंबा में। तो हरिराय नाम से पता चल रहा है कि भगवान विष्णु का मंदिर होगा, और चंबा में जहाँ से जहाँ मंदिर आपको भगवान विष्णु के ही देखने को मिलेंगे, हालांकि भगवान शिव के भी हैं लेकिन कम हैं। उसके बाद दोस्तों ये सिंगल लाइनर हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, और पीर पंजाल श्रृंखला जो है लगभग ये हिमाचल में सबसे ज़्यादा चंबा में पड़ती है और धौलाधार कांगड़ा में पड़ती है। तो 3960 से लेकर के 5470 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद भाई हिमालय जो है किस नाम से जाना जाता है, भाई का मतलब होता है बिल्कुल बाहर। अगर ये हिमालय है तो इस एरिया की बात हो रही है तो इसे शिवालिक बोला जाता है। और शिवालिक मेनली जो निचली पहाड़ियां हैं हिमाचल की उन्हीं में देखने को मिलता है। और मिड हिमालय जो है और शिवालिक जो है उसके बीच ये जो दोस्तों घाटियां वगैरह देखने को मिलती हैं इन्हें दून बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बार बार, इसको भी अच्छे से देखो। रोहतांग दर्रे की कुल लंबाई कितनी है, तो ये लगभग 1 किलोमीटर है और रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू में है। इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। भृगुतुंग इसका पुराना नाम था और इससे नदियाँ वगैरह भी निकलती हैं। तो कमेंट करके ज़रा बताना बाकी आपको क्या क्या नॉलेज है रोहतांग दर्रे के बारे में। बाकी दोस्तों पेड क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप सोचते हो कि आपको ऐसे ही काफ़ी सारे और भी स्टफ़ मिलें, तो ज़रूर ज्वाइन करना। 50% लेस किया हुआ है काफ़ी समय से, जल्द ही फीसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।